यह है पॉलिटी करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज का पार्ट 2, जहां पे और करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज का पहला मुद्दा है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। बाल विवाह को रोकने के लिए हमारे देश में क्या कानून है। असम की सरकार ने बाल विवाह के ऊपर कड़ी कार्रवाई करी और इवन दूसरे स्टेट्स में भी चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में हमारे जो 2006 का अधिनियम है, जो प्रावधान है, ये क्या बोलता है। सबसे पहले ये बोलता है कि यदि आप 18 साल से कम उम्र की किसी भी बच्ची की शादी करते हैं, इलीगल है, चाहे वो उनकी मर्जी से हो या बिना उनकी मर्जी के हो। मतलब कि सपोज एक 16 साल की लड़की ने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूं, भले ही उसमें उनका कंसेंट है, लेकिन कानून ये बोलता है कि 18 साल से अगर कम उम्र है तो भले ही वो हां बोल दें, लेकिन ये शादी अवैध है, इलीगल है। सिमिलरली लड़कों के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 साल है। 21 साल से कम उम्र का लड़का भले ही अपनी मर्जी से शादी करना चाहे, लेकिन नहीं कर सकता। रिसेंटली संसद भवन में इसके लिए एक अमेंडमेंट बिल लाया गया, जहां पे बोला गया कि इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए कि आज की तारीख में लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही बराबर हैं। इसके लिए गर्ल्स की जो मिनिमम एज है उसको 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया जाए। अभी हुआ नहीं है, बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है। प्रीलिम्स 2023 के लिए आपको नोट करना है कि आज भी कानूनी तौर पे लड़कियों की शादी करने की जो मिनिमम एज लिमिट है 18 ही है। सरकार ने प्रस्ताव रखा है 21 का, लेकिन पास नहीं हुआ है अभी। तो बहुत ध्यान से नोट करेंगे, क्योंकि बीच में एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन हो गया था कि हाँ भी सरकार ने 21 साल कर दिया तो हम एग्जाम में 21 साल टिक करके आएंगे। नहीं, अभी वो बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में। अभी आज की तारीख में 18 साल ही लड़कियों की मिनिमम एज लिमिट है। तो अगर ये अपना कंसेंट दे भी रहे हैं, 21 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम उम्र की लड़कियां ये अपना हाँ दे भी रहे हैं, तो फिर भी इनकी शादी जो है इलीगल मानी जाएगी एज पर दिस। साथ में यह बोला गया कि जो चाइल्ड मैरिज होती है इस कानून के अंदर वो वॉइडेबल होती है। वॉइडेबल, दो शब्द होते हैं, एक होता है वॉइड और एक होता है वॉइडेबल। दोनों में फर्क होता है कानूनी भाषा में। वॉइड का मतलब होता है कि वो शुरू से ही जीरो है, शुरू से ही एकदम बेकार है, शुरू से ही रद्द है। वॉइड का मतलब होता है शुरू से रद्द, शुरू से जीरो। वॉइडेबल का मतलब होता है कि अभी ये जीरो नहीं है, लेकिन अगर आप जीरो करवाना चाहते हो तो आप अदालत जा सकते हो। मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। यह कानून ये बोलता है कि सपोज करिए एक 17 साल की लड़की ने और एक 23 साल के लड़के ने शादी करी, तो हमारे को पता है कि ये चाइल्ड मैरिज के अंदर आ गया, क्योंकि लड़की की उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए। यहां पे 17 साल की लड़की ने शादी कर ली, तो क्या ये शादी डे वन से जीरो मानी जाएगी? क्या ये शादी डे वन से रद्द मानी जाएगी? जवाब है ना। क्यों? क्योंकि इस कानून के अंदर जो चाइल्ड मैरिज है वो वॉइडेबल होती है। वॉइडेबल का मतलब है कि जब ये 17 साल की लड़की 18 साल की हो जाएगी, मतलब कि एडल्ट हो जाएगी, उसके बाद अगर ये शादी से बाहर निकलना चाहती हैं, ये कहती हैं कि मेरी शादी उस उम्र में हुई जब मेरे को समझ नहीं थी, और ये शादी के बंधन से टूटना चाहती हैं, तो वो अदालत जाके जज का ऑर्डर ले सकती हैं कि ये शादी रद्द की जाए, और उसे कहते हैं वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब होता है कि आप अदालत जाके ऑर्डर ले रहे हो कि ये शादी रद्द कर दो, उसे कहते हैं वॉइडेबल। वॉइड का मतलब होता है कि जज के ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है और शुरू से ही वो चीज रद्द मानी जाएगी। तो यहां पे स्टेटमेंट बनेगा कि चाइल्ड मैरिज हमारे देश में शुरू से ही वॉइड होती है। वो स्टेटमेंट गलत है। हमारे यहां चाइल्ड मैरिज वॉइडेबल होती है, कि मतलब जो व्यक्ति अपने विवाह के समय पे माइनर था, मतलब कि 18 साल से कम उम्र या 21 साल से कम उम्र का लड़का था, जब वो मेजॉरिटी अटेन करेंगे, मतलब जब वो शादी की उम्र में पहुंचेंगे, उसके बाद वो कोर्ट जाके इस शादी को रद्द करवा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है इस कानून का कि चाइल्ड मैरिज वॉइड नहीं होती, वॉइडेबल होती है। आगे बढ़ने से पहले सीसैट के रिवीजन के लिए अनअकैडमी पे मेरा एक प्लस कोर्स है। आप अगर पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदते तो आप सिर्फ ये कोर्स खरीद सकते हैं 1200 में, जहां पे आपको मेरा नाम यूज करके रेफरल कोड पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 13 अप्रैल से कोर्स शुरू हो रहा है। 17 क्लासेस का कोर्स है, 2 घंटे का। सारे शॉर्टकट ट्रिक टेक्निक कवर किए जाएंगे। अगला मुद्दा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। स्वरा भास्कर जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, उन्होंने रिसेंटली इंटर फेथ मैरिज करी, मतलब कि उन्होंने एक मुस्लिम से शादी करी। और हमारे देश में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति इंटर फेथ या इंटर कास्ट मैरिज करता है, मतलब कि दूसरे कास्ट में या दूसरे धर्म में जाके शादी करता है, तो उनके लिए हमारे यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का कानून है। आगे बढ़ने से पहले ये जो पूरा लेक्चर है
इसके नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है, इसका पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इससे पहले जो लेक्चर 1 था उसका भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया था, और इस लेक्चर का पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, यह कानून बोलता है कि यदि आप किसी दूसरे कास्ट में या किसी दूसरे धर्म में शादी करना चाहते हैं तो उस केस में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लगेगा। जैसे मुस्लिम्स का अलग मैरिज कानून है, पारसी का अलग मैरिज का कानून है, हिंदू का, क्रिश्चियन का, बुद्धिस्ट का, सिख का, सबका अपना अलग शादी का कानून है। बेसिकली हमारे देश में आज जो शादी का कानून प्रेवलेंट है वो रिलीजन डोमिनेटेड है, मतलब कि धार्मिक कानून है। हर धर्म में शादी की प्रक्रिया और जो उसके रीति रिवाज होते हैं वो अलग होते हैं। ऐसे में हमारे सेक्युलर फैब्रिक को मेंटेन करते हुए शुरू में सरकार ने यह अनुमति दी कि हर धर्म अपने खुद के शादी के कानून को पास कर सकता है, और ऐसे में उनके रीति रिवाज को मानते हुए संसद भवन ने अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग शादी के कानून पास करे। मुस्लिम मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट एटसेट्रा। ऐसे में अगर आप किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरे कास्ट में विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए कानून है स्पेशल मैरिज एक्ट। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शफीन जहान वर्सेस अशोकन केएम 2018, जिसको फेमसली हम हादिया केस भी बोलते हैं, इस केस में ये बोला था कि आपका जो विवाह करने का अधिकार है, जो आपका राइट टू मैरिज है, वो आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट है। बेसिकली आर्टिकल 21 बोलता है कि आपके पास राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, लिबर्टी है और प्राइवेसी है। ये आर्टिकल आपको अपना खुद का मनपसंद जीवन साथी चुनने का मौका देता है, और आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू मैरिज एक फंडामेंटल राइट माना गया है हादिया केस के बाद से। रिसेंटली प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी बना था जहां पे सीधा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा कि राइट टू मैरिज इनमें से कौन से आर्टिकल के अंदर एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है, तो आंसर था उसका आर्टिकल 21। तो हमने समझा कि हमारे यहां शादी करना और अपने मनपसंद का पार्टनर चुनना एक मौलिक अधिकार है, एक मूल अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बोलता है कि यदि आप इंटरकास्ट या इंटरफेथ मैरिज करते हो, दूसरे धर्म में दूसरे कास्ट में मैरिज करते हो, तो इस कानून में उसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन का, कि शादी रजिस्टर कैसे करवाई जाएगी। अगर आप बाद में अलग होना चाहते हो, सेपरेट होना चाहते हो, डाइवोर्स लेना चाहते हो, तो उसके क्या प्रोविजंस हैं। इस शादी में जो बच्चे पैदा होंगे उनके क्या अधिकार होंगे, उनको प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, उनके सक्सेशन के राइट्स क्या होंगे, वो सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं। यह कानून बोलता है कि यदि दो दूसरे धर्म के लोग शादी करते हैं, दो अलग अलग धर्म के लोग शादी करते हैं, तो इस कानून के अंडर कोई भी धार्मिक रिचुअल, धार्मिक प्रैक्टिस नहीं दिया हुआ। मतलब कि अगर स्वरा भास्कर और उनके हस्बैंड की शादी हुई इस कानून के अंडर, तो उन्होंने कोई भी धार्मिक प्रथा फॉलो नहीं करी। सिर्फ कोर्ट मैरिज इसके अंदर अलाउड है कि यदि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर दो अलग अलग धर्मों के लोग शादी करना चाहते हैं, तो यह कानून ये नहीं बोलता कि हस्बैंड का धर्म माना जाएगा या वाइफ का धर्म माना जाएगा, या हस्बैंड के धर्म के रिचुअल्स फॉलो होंगे या वाइफ के धर्म के रिचुअल्स फॉलो होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर दो अलग अलग धर्मों के लोगों को शादी करनी है, आप कोर्ट जाइए और वहां पे शादी करिए। ये जो पर्टिकुलर कानून है ये धर्म को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देता। साथ में ये साफ बोला गया कि यदि स्वरा भास्कर हिंदू हैं और उनके हस्बैंड मुस्लिम हैं, तो विवाह के बाद दोनों ही अपना अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं। स्वरा भास्कर को इस्लाम या उनके हस्बैंड को हिंदुइज्म फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप जो धर्म शादी के पहले फॉलो कर रहे थे वही धर्म आप शादी के बाद भी रिटेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ऑल्सो ये जो पर्टिकुलर कानून है कहता है कि दो लोगों के बीच का जो विवाह है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रीलिम्स में वर्बेटिम सवाल यहां से निकल सकता है कि शादी को यहां पे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। इस कानून के अंदर शादी को सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, कि मतलब जैसे दो कंपनियां आपस में कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही इसको बोला गया कि दो अलग अलग धर्मों के लोग या दो अलग अलग कास्ट के लोग आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं कि हम साथ रहेंगे, हमारे बच्चे हो सकते हैं, उनके राइट्स, सेपरेशन, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, वो सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट की जाएंगी। ऑल्सो आपको पता है कि भारत में पॉलीगैमी जो है कुछ कुछ जगहों पे अलाउड है, लेकिन ओवरऑल हम पॉलीगैमी को अपने देश से हटाना चाहते हैं। ऐसे में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बोलता है कि इस कानून के अंदर यदि कोई भी शादी कर रहा है तो उनको ये मेक श्योर करना होगा कि वो मल्टीपल मैरिजेस नहीं कर रहे, और एट अ टाइम उनका सिर्फ एक ही हस्बैंड या वाइफ होना चाहिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, वहां पे बोला हुआ है, जो हमने इससे पहले कानून देखा था कि बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए, जो हमने कानून देखा, उस कानून में बोला हुआ है कि एक पुरुष की शादी 21 साल के बाद होगी और एक महिला की शादी 18 साल के बाद होगी।
वही सेम एज लिमिट इस कानून के अंदर भी मेंशन्ड है कि यदि दो अलग अलग धर्मों के लोग विवाह करना चाहते हैं तो उसमें मेल की जो एज है वो कम से कम 21 होनी चाहिए और फीमेल की जो एज है वो कम से कम 18 होनी चाहिए। तो दोनों कानूनों में सेम एज लिमिट मेंशन्ड है। स्पेशल मैरिज एक्ट और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 दोनों ही जगह आपको 18 साल और 21 साल देखने को मिलेगा। एक बात ध्यान रहे, करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिएगा। जब भी पार्लियामेंट इसका अमेंडमेंट पास कर देगा कि अब लड़कियों की शादी की उम्र भी 21 साल हो गई तो आपको ये अपडेट करना होगा, वरना मैं तो अपडेट करवा ही दूंगा। आज की तारीख में 18 और 21 ही है। साथ में यदि आप स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर विवाह करना चाहते हैं तो आपको अपने जो मैरिज ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको 30 डेज का एडवांस नोटिस देना होगा और वो 30 दिनों के एडवांस नोटिस के बाद ही आप इस कानून के अंदर शादी कर सकते हैं। तो यदि स्वरा भास्कर और उनके हस्बैंड स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का प्रयोग करके विवाह करते हैं तो उन्हें 30 दिनों का अपने डिस्ट्रिक्ट के मैरिज ऑफिसर को नोटिस देना होगा और उन्होंने दिया होगा, उसके बाद ही इनकी शादी रजिस्टर की गई कोर्ट के अंदर। यह था स्पेशल मैरिज कानून और उसके ऊपर ये एक मॉक क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में मैंने देखा कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट में आंसर नहीं मेंशन करा। कमेंट में आंसर मेंशन करिए सो दैट पता चले कि आपका आंसर सही है या गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इट ट्रीट्स मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। ये दो पार्टीज के बीच में विवाह को कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करता है। सेकेंड, इट अलाउज बाइगैमी, मतलब कि दो शादियां अलाउ करता है। द एक्ट अलाउज पार्टीज टू फॉलो द रिलीजियस कस्टम्स इन द वेडिंग बेस्ड अपॉन द कस्टम ऑफ द ग्रूम, कि जो हस्बैंड का रिलीजन है उसी के आधार पर यह कहता है कि धार्मिक शादी होगी। इसमें से कितने वाक्य सही है आपको बताना है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने वाक्य सही है आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहां पे ये नहीं पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, यहां पे पूछा कितने स्टेटमेंट सही है। एक स्टेटमेंट सही है, दो स्टेटमेंट सही है, या तीन स्टेटमेंट सही है, या एक भी सही नहीं है। ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया था यूपीएससी के करंट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया था कि आजकल यूपीएससी किस प्रकार के सवाल पूछ रहा है। प्रीलिम्स 2022 में इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आए कि जहां पे उसने 7-8 ऑप्शंस दिए और फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ था कि बताओ कितने ऑप्शन सही हैं। 4 ऑप्शन सही हैं, 5 ऑप्शन सही हैं, 6 ऑप्शन सही हैं, या सिर्फ 2 ऑप्शन सही हैं। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये मॉक क्वेश्चन मैंने बनाया। चैट बॉक्स नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर मेंशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे अनलॉक 20 ऑफर चालू है। यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं मुदित गुप्ता, तो हर सब्सक्रिप्शन पे, चाहे आप 2024 के ले लें, 25 के ले लें या 26 के ले लें, 1 साल 2 साल 3 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, जहां पे आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी इंक्लूडिंग 1-to-1 मेंटरशिप, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, टॉप एजुकेटर्स की सारी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, क्विजेस, डेली आंसर राइटिंग, सब कुछ अवेलेबल होगा इन वन सब्सक्रिप्शन ओनली। यूज करेंगे रेफरल कोड मुदित गुप्ता फॉर अनलॉक 20 ऑफर 20% डिस्काउंट के लिए। अगला मुद्दा है यूथेनेशिया का। बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, न्यूज में रहा है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए नई गाइडलाइंस पास करी हैं। आगे बढ़ने से पहले सेशन को लाइक करना ना भूलिए और इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। खुद से नोट्स बना के टाइम वेस्ट मत करिए। इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा सो दैट आपको कुछ लिखना ना पड़े। सबसे पहले समझते हैं यूथेनेशिया का क्या मतलब होता है। यूथेनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। मतलब कि कोई व्यक्ति इतना बीमार है, टर्मिनली इल है कि वो मरना चाहता है। वो कहता है कि नहीं, ये दर्द, ये पेन, ये टर्मिनल डिजीज मुझसे नहीं सही जाएगी और मैं अपने जीवन को खत्म करना चाहता हूं, मैं अपने आप को मारना चाहता हूं। इसे कहते हैं यूथेनेशिया। यूथेनेशिया जो होता है, जो इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर, एक फिजिशियन, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रेजेंस में ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी भी प्रेजेंस में या अकेले कमरे में अपने आप को बंद करके हम अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करें। उस कॉन्सेप्ट को सुसाइड बोले आता है। तो आपको एक शब्द हमेशा ध्यान रखना है कि सुसाइड और यूथेनेशिया में बहुत ज्यादा फर्क है। सुसाइड यूजुअली मेंटल एंजाइटी या दूसरे कारणों के चलते अपनी जिंदगी खत्म की जाती है और वो आप खुद से करते हैं। यूथेनेशिया एक डॉक्टर, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर करते हैं। तो ध्यान रखिए, सुसाइड अलग है, यूथेनेशिया अलग है। इनमें आपको मिक्स या कंफ्यूजन नहीं रखना है। यूथेनेशिया मतलब कि यदि आप टर्मिनली इल हैं, आपको कोई लाइलाज बीमारी हो गई या कोई ऐसा दर्द है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उस केस में यदि आप अपने जीवन को खत्म करना चाहते हैं तो उसके 2 प्रोसेस होते हैं। एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया और एक होता है पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ा में है, दर्द में है, तो डॉक्टर बाहर से उसे कोई ऐसी मेडिसिन देंगे, ऐसा इंजेक्शन देंगे कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब होता है बाहर से कोई ऐसा सब्सटेंस देना,
कोई ऐसी दवाई देना, कोई ऐसा केमिकल उसकी बॉडी में डाल देना कि उसकी खुद से मृत्यु हो जाए, उसे कहते हैं एक्टिव यूथेनेशिया। कि जानबूझकर उस व्यक्ति के कहने पे डॉक्टर ने उसे ऐसा जहरीला इंजेक्शन, कोई दवाई दे दी जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उसे कहते हैं एक्टिव यूथेनेशिया। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है पैसिव यूथेनेशिया का, जिसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति, सपोज करिए एक व्यक्ति है, उन्हें जिंदा रहने के लिए नॉन स्टॉप वेंटिलेटर चाहिए, या फिर नॉन स्टॉप जिंदा रहने के लिए डायलिसिस चाहिए, या जिंदा रहने के लिए कोई और बाहर से इक्विपमेंट चाहिए। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि वो जो जिंदा रहने के लिए उन्हें मशीन चाहिए, दवाई चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, कोई ऐसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए, हमने वो हटा दिया। बिना लाइफ सपोर्ट सिस्टम के वो जिंदा रहेंगे नहीं और धीरे धीरे खुद मर जाएंगे। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या हो रहा था कि बाहर से उन्हें कोई केमिकल, कोई दवाई, कोई जहरीला पदार्थ दिया गया और उनकी मृत्यु हुई। पैसिव यूथेनेशिया में बाहर से कोई दवाई या कोई इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा, बल्कि उस व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेटर चाहिए था, हमने वो हटा दिया, जिससे कि धीरे 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 नेचुरली बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद करे और व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तो एक्टिव यूथेनेशिया बाहर से कोई सब्सटेंस दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं व्यक्ति को मारने के लिए। पैसिव यूथेनेशिया जो बाहर से सिस्टम दिया हुआ था जिंदा रखने के लिए, वो सिस्टम हटा दिया। ये दो प्रकार का यूथेनेशिया होता है। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म आपको और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जिसे कहते हैं लिविंग विल। ये तो आपने सुना होगा कि आमतौर पे मूवीज वगैरह में हमने देखा है कि कोई व्यक्ति वसीयत बनाता है कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी, इतनी फैक्ट्री, इतना पैसा है, मेरे उस बच्चे को इतना देना, उस बच्चे को इतना देना, चैरिटी में इतना देना, उस ऑर्गेनाइजेशन को इतना देना। ये तो हो गई पैसे वाली विल। सिमिलरली आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला है जिसे कहते हैं लिविंग विल। लिविंग विल का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जब स्वस्थ है, एकदम बॉडी पूरी सही है, वो व्यक्ति एक डॉक्यूमेंट बनाता है। वो ये कहता है कि आने वाले समय में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। यदि कल को उस व्यक्ति को कोई लाइलाज बीमारी हो जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाए जहां पे वो बोल नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, कोई ऐसी बीमारी हो जाए जहां पे उसका कोई इलाज ही नहीं है और वो बहुत ज्यादा पीड़ा में है, दर्द में है, कुछ बोल नहीं पा रहा, कुछ कन्वे नहीं कर पा रहा, ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो उसके साथ क्या किया जाए वो लिख देता है। एक स्वस्थ व्यक्ति, एक हेल्दी व्यक्ति आने वाले फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बना देता है कि कल को अगर उसे ऐसी कोई बीमारी हो जाए तो उसके साथ क्या करना है, यूथेनेशिया करना है नहीं करना, उसे कैसे मारना है या उसे जिंदा छोड़ देना है, वो सारी चीजें एक व्यक्ति कागज पे लिख देता है, जिसको कहते हैं लिविंग विल। ये बिल्कुल नॉर्मल जैसे अपनी वसीयत होती है, बिल्कुल उसके जैसा है कि एक व्यक्ति के पास 5 फैक्ट्री हैं, उस व्यक्ति के मरने के बाद उन 5 फैक्ट्री का क्या करना है उसने वसीयत में लिख दिया। सिमिलरली अगर वो व्यक्ति इस स्टेट में आ जाए कि उसे नहीं पता कि इलाज कैसे करवाना है, एकदम सब कुछ मूवमेंट बंद हो गई लेकिन जिंदा है, वेजिटेटिव स्टेट में है, उस स्टेट में उस व्यक्ति के साथ क्या करना उसने कागज पे लिख दिया। जब वो हेल्दी है, स्वस्थ है, अपने होशो आवास में कॉन्शियस है, उसे कहते हैं लिविंग विल। तो हमने 3 टर्म्स अभी तक समझ लिए, एक्टिव यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया, सुसाइड और यूथेनेशिया में डिफरेंस, और लिविंग विल क्या होती है। आगे बढ़ने से पहले आपको 2 इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बताना चाहूंगा जो आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है। एक अरुणा शानोबा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जहां पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि हमारे देश में एक्टिव यूथेनेशिया अलाउड नहीं है। यूथेनेशिया 2 तरीके का होता है, एक्टिव यूथेनेशिया अलाउड नहीं है, पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सर्टेन केसेस में, नॉट इन एवरी केस बट ओनली इन सर्टेन लिमिटेड केसेस विल अलाउ पैसिव यूथेनेशिया। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणा शानोबा में बोला। मतलब कि अरुणा शानोबा केस में क्या बोला गया कि अगर आप किसी को बाहर से कोई जहरीला इंजेक्शन, पदार्थ, दवाई देके मारना चाहते हो, वो अलाउड नहीं है। हां, सर्टेन केसेस में किसी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम अगर हटाना चाहते हो तो वो अलाउड है, ओनली इन सर्टेन केसेस। अरुणा शानोबा। उसके बाद आती है एक और लैंडमार्क जजमेंट, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। ये जजमेंट बोलती है, और ये बहुत 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 लैंडमार्क जजमेंट है, आपको इसका नाम और ईयर याद होना चाहिए। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पे सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि हर केस में पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है, हर व्यक्ति लिविंग विल बना सकता है, हर केस में आप लिविंग विल अपनी बना सकते हो कि यदि आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका कोई इलाज नहीं है, आप बहुत ज्यादा दर्द में हो, पीड़ा में हो, उस केस में आपके साथ क्या किया जाए, अगर आप ये लिखना चाहते हो आप लिविंग विल में लिख सकते हो। तो अरुणा शानोबा में जो पैसिव यूथेनेशिया था वो सर्टेन केसेस में अलाउड था। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हर केस में
आप लिविंग विल बना सकते हो और पैसिव यूथेनेशिया करवा सकते हो। मतलब कि इन दोनों जजमेंट्स के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोगों को आर्टिकल 21 के अंदर, जो पहले राइट टू लाइफ था, अनुच्छेद 21 के अंदर आपको जीने का अधिकार दिया हुआ है, राइट टू लाइफ दिया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर इन दोनों जजमेंट्स के माध्यम से राइट टू डाई को भी इंक्लूड करने की बात करी कि हां, अगर आपके पास जीने का अधिकार है तो आपके पास पैसिव यूथेनेशिया से मरने का भी अधिकार है। अगर आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आता है कि क्या राइट टू डाई आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूडेड है, जवाब होगा हाँ इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि कॉमन कॉज में बोला गया कि हर केस में पैसिव यूथेनेशिया कर सकते हो और अपनी लिविंग विल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये जो कॉमन कॉज वाली पूरी जजमेंट थी 2018 की, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी गाइडलाइंस ले डाउन करी कि किन केसेस में यूथेनेशिया हो सकता है। सबसे पहले, यदि कोई व्यक्ति अपनी लिविंग विल बनाता है तो उसे 2 गवाहों की प्रेजेंस में वो लिविंग विल बनानी होगी। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने अकेले कमरे में बैठ के अपनी लिविंग विल बना दी और अब मैं सोच रहा हूं कि कल को मैं बीमार हो गया तो ये वाली लिविंग विल एग्जीक्यूट होगी। नहीं सर, लिविंग विल जो आपको बनानी है वो प्रॉपर 2 विटनेसेस के, 2 गवाहों के सामने रह के बनानी है और फिर उस लिविंग विल को आपको फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से साइन भी करवाना है कि हाँ ये मेरी लिविंग विल है और यदि कल को ऐसी ऐसी कोई बीमारी हो जाए, दर्द हो जाए, पीड़ा हो जाए तो उस केस में मेरे साथ ये किया जाए। तो लिविंग विल बनाने का कॉमन कॉज वाली जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कैसे बना सकते हो कि पहले 2 गवाहों की उपस्थिति में आप ये लिविंग विल बनाइए और उसके बाद फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से उसे साइन करवाइए कि हाँ ये लिविंग विल है। एक केस ये पॉसिबल था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मान लीजिए एक स्थिति ऐसी उठती है कि जहां पे व्यक्ति लिविंग विल बनानी भूल गया, उसने लिविंग विल बनाई ही नहीं, लेकिन उसे अचानक से कोई ऐसी बीमारी हो गई जहां पे वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको क्या करना है, जिंदा रहना है या मरना है, उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, वो सही गलत के बीच में सोच नहीं पा रहा है। ऐसे केस में क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज केस में बोला कि यदि ऐसी कोई स्थिति आती है कि जहां पे एक व्यक्ति बिना लिविंग विल बनाए ही एकदम जो है वेजिटेटिव स्टेट में चला गया, एकदम बेड रिडन हो गया, सही गलत में फर्क नहीं पहचान पा रहा, उस केस में उसके जो फैमिली वाले हैं वो हाईकोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और हाईकोर्ट से परमिशन लेके उस व्यक्ति का पैसिव यूथेनेशिया करवा सकते हैं। मतलब कि लिविंग विल है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लिविंग विल नहीं है और फिर भी आप चाहते हो कि ये व्यक्ति को मार दिया जाए तो आपको उस केस में पहले हाईकोर्ट की परमिशन लेनी होगी फॉर यूथेनेशिया। इसके बाद ये मैं आपको बता रहा हूं प्रोसेस जो कॉमन कॉज में सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करा था, कॉमन कॉज वाली जजमेंट में 2018 में। ठीक है, साथ में जब भी आप लिविंग विल को एग्जीक्यूट करोगे तो एक व्यक्ति ने लिविंग विल बनाई, अब वो बीमार हो गया, वेजिटेटिव स्टेट में चला गया, मतलब कि एकदम अब वो बेड रिडन हो गया, कुछ कर नहीं पा रहा। अब क्या होगा? सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, जो डॉक्टर होंगे वो एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगे। ये मेडिकल बोर्ड में 3 मेडिकल एक्सपर्ट्स होंगे जिनके पास कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस होगा। जब ये मेडिकल बोर्ड अप्रूवल दे देगा कि हाँ इस व्यक्ति की लिविंग विल को एग्जीक्यूट करते हुए, लिविंग विल को इंप्लीमेंट करते हुए, लिविंग विल को ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करते हुए इस व्यक्ति को मार दिया जाए, जब ऐसा ये मेडिकल बोर्ड अप्रूवल दे देगा, उसके बाद हम जाएंगे वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक और मेडिकल बोर्ड बनाएंगे और वो मेडिकल बोर्ड ये अप्रूवल देगा कि क्या इस व्यक्ति का पैसिव यूथेनेशिया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए प्रोसेस क्या बना कॉमन कॉज जजमेंट के अंदर कि सबसे पहले एक व्यक्ति लिविंग विल बनाएगा, नहीं बनाया तो हाईकोर्ट से अप्रूवल ले लो। अगर लिविंग विल बनाई है और एक व्यक्ति बिल्कुल बेड रिडन हो गया तो अब डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर पहले अपना मेडिकल बोर्ड बनाएगा 3 डॉक्टर्स का, हर डॉक्टर के पास 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब वो अप्रूवल देंगे तो फिर आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपना एक और बोर्ड बनाएंगे, सेकंड बोर्ड। जब ये सेकंड बोर्ड परमिशन दे देगा, इस सेकंड बोर्ड में 3 डॉक्टर होने चाहिए, इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जब ये पर्टिकुलर बोर्ड अपना अप्रूवल दे देगा, उसके बाद फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएंगे, पेशेंट को देखेंगे और फाइनल अप्रूवल देंगे कि हां इसके ऊपर पैसिव यूथेनेशिया कर दो। तो लिविंग विल एग्जीक्यूट करने के 3 स्टेप थे यहाँ पे। पहला डॉक्टर के पास जाओ, वो अपना बोर्ड बनाएगा। दूसरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाओ, वो अपना बोर्ड बनाएगा। तीसरा जब दोनों बोर्ड्स ने अप्रूवल दे दिया, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाओ, वो पेशेंट को देखने आएंगे, तहकीकात करेंगे और फिर फाइनल अप्रूवल देंगे कि हाँ मैं पूरा सेटिस्फाइड हूं, ये जो दोनों मेडिकल बोर्ड ने रिकमेंडेशन दिया है इसको इंप्लीमेंट करो, लिविंग विल को एग्जीक्यूट करो और इस व्यक्ति को मार दो पैसिव यूथेनेशिया के अंदर। तो फाइनल डिसीजन, लास्ट में डिसीजन फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होता था। रिसेंटली
कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये बोला कि सर, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, डॉक्टर के पास जाने का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाने का, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाने का, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और आज तक इसको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो आप इसको थोड़ा इजी बना दो, जिससे कि पैसिव यूथनेसिया, राइट टू डाई, आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू डाई आपने दिया, उसको हम ठीक तरीके से यूज कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 2023 में ही इन गाइडलाइंस को चेंज करा। नई गाइडलाइंस क्या है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले यह बोला गया कि पहले आपको पता है कि जो लिविंग विल बनाई जाती थी दो चश्मदीद गवाहों के नजर में, उसको साइन करवाना होता था जुडिशियल मजिस्ट्रेट से। अब आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लिविंग विल साइन नहीं करवानी। आपको याद होगा सबसे पहले मैंने क्या बोला था, लिविंग विल जब बनानी होती है तो दो गवाह और साथ में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आपको सिग्नेचर करवाने होंगे। लेकिन अब जो नई गाइडलाइंस है उनके अंदर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। अब आप किसी भी नोटरी या फिर गैजेटेड ऑफिसर से उसको साइन करवा सकते हो। तो यदि अब लिविंग विल बनानी है तो उसके लिए आपको दो विटनेस तो चाहिए ही होंगे। दो विटनेस के साथ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं है, कोई भी नोटरी या गैजेटेड ऑफिसर के आप साइन करवा सकते हो। जब व्यक्ति बीमार हो जाए, एकदम टर्मिनल स्टेज में चला जाए, उसका शरीर बिल्कुल खत्म हो जाए और अब वो मरना चाहता है, मतलब कि अब समय आ गया लिविंग विल एग्जीक्यूट करने का, उस स्थिति में पहले हमने देखा दो अलग अलग बोर्ड बनते थे। डॉक्टर अपना अलग बोर्ड बनाता था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपना अलग बोर्ड बनाता था। अब यह बोला गया कि दो बोर्ड अभी भी बनेंगे, लेकिन वो दोनों बोर्ड डॉक्टर ही बनाएंगे। मतलब कि अब दो अलग अलग बोर्ड अलग अलग जगहों पे नहीं बनेंगे, बल्कि ये जो दोनों बोर्ड बनेंगे ये डॉक्टर ही बनाएंगे, हॉस्पिटल ही बनाएगा और इस बोर्ड को 48 आवर्स के अंदर अंदर अपना डिसीजन देना होगा। पहले जो डॉक्टर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपना अपना बोर्ड बनाते थे, यहां पे कोई भी टाइम लिमिट मेंशन नहीं थी, वो कई बार हफ्तों, महीनों, साल लगा सकते थे। लेकिन यहां पे बोला गया कि यदि आप ऐसा बोर्ड बनाते हो तो 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको अप्रूवल देना होगा। तो नया प्रोसेस काफी आसान करने की यहां पे कोशिश की गई। अभी और भी है यहां पे नया प्रोसेस में क्या हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की साइन कराने की जरूरत नहीं है, लिविंग विल बनाओ, नोटरी या फिर गैजेटेड ऑफिसर से साइन करा लो। जब लिविंग विल एग्जीक्यूट करने की बारी आई, मतलब कि ये जो यूथेनेसिया करने की बारी आई, तो इसमें अलग अलग बोर्ड नहीं बनेंगे दो, मतलब अलग अलग जगहों पे नहीं बनेंगे, हॉस्पिटल ही दो बोर्ड बना देगा डॉक्टर्स के, और ये दोनों बोर्ड्स को 48 आवर्स के अंदर डिसीजन देना होगा। पहले हमने देखा था कि जब हॉस्पिटल के अंदर बोर्ड बनता है तो वहां पे डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस मिनिमम 20 साल का होना चाहिए था, लेकिन अब उस कंडीशन को चेंज कर दिया गया और यह बोला गया कि अब ये जो दोनों बोर्ड बनाए जाएंगे इसमें डॉक्टर्स के पास 5 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहले जो एक्सपीरियंस 20 साल का था उसे कम करके यहां पे 5 साल का कर दिया गया, मतलब कि कंडीशंस को और ज्यादा लीनियंट बना दिया गया, कंडीशंस को और ज्यादा आसान कर दिया गया। साथ में बोला गया कि अगर ये जो बोर्ड बनाया गया, ये जो हॉस्पिटल ने दोनों बोर्ड बनाए जिनको 48 आवर्स के अंदर डिसीजन देना है, अगर इन्होंने यूथेनेसिया करने से मना कर दिया कि नहीं, इस केस में हम नहीं चाहते कि यूथेनेसिया हो, ऐसे में परिवारजन जो हैं उस पेशेंट के हाई कोर्ट में बोर्ड के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। तो मतलब ये जो बोर्ड्स हैं, अगर इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, लिविंग विल एग्जीक्यूट नहीं होगी, यूथेनेसिया नहीं होगा, तो आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, और हाई कोर्ट का तो आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। साथ में मैंने आपको पुराने प्रोसेस के अंदर बताया था कि क्या होता था कि जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाला बोर्ड और डॉक्टर वाला बोर्ड दोनों ही अप्रूवल दे देते थे, उसके बाद जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते थे वो पेशेंट के पास जाते थे और देखते थे कि ये यूथेनेसिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और फिर फाइनली अपना अप्रूवल देते थे। यहां पे बोला गया कि अब फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें बता देना कि हाँ, मेडिकल बोर्ड ने हमारे को अप्रूवल दे दिया और हम इस आदमी के ऊपर यूथेनेसिया करने जा रहे हैं। पहले क्या होता था, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर चाहिए होते थे और उनकी परमिशन चाहिए होती थी कि हम पैसिव यूथेनेसिया करने जा रहे हैं, लेकिन अब उनके अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नए प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनकी परमिशन मत लो, सिर्फ उन्हें बता दो कि हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं। तो नया प्रोसेस क्या हो गया, लिविंग विल बनाओ, नोटरी या गैजेटेड ऑफिसर साइन कराओ, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जो है दो बोर्ड बनाएगा, 48 आवर्स के अंदर डिसीजन। अगर डिसीजन में बोला गया यूथेनेसिया करवा सकते हैं, करवाओ, अगर बोला नहीं करवा सकते, हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। और फाइनली फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें बता दो कि ऐसा ऐसा प्रोसेस हम करने जा रहे हैं। ये है नई गाइडलाइंस यूथेनेसिया राइट टू डाई आर्टिकल 21। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे मेरा नया कोर्स आ रहा है, सीसैट रिवीजन कोर्स 2023 के प्रीलिम्स के लिए, 13 अप्रैल से शुरू होगा। इसका प्राइस 1200 रुपीज है।
यहाँ पे रेफरल कोड यूज करेंगे मुदत गुप्ता तो आपका 20% का डिस्काउंट मिलेगा। एक्चुअल प्राइस इसका 1499 है, लेकिन 20% डिस्काउंट के बाद 1200 में आपको एक कोर्स मिलेगा। 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है 5 मई तक, 17 क्लासेस है 2 घंटे की, सारे के सारे शॉर्टकट ट्रिक्स और टेक्निक्स यहाँ पे कवर करूंगा। साथ में अनअकैडमी का अनलॉक 20 ऑफर चालू है, जहां पे आप 20% डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हैं रेफरल कोड मदद गुप्ता। प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी सब एक जगह पे, नोट्स 2.0, 20 बुकलेट्स, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल भाषा में, लाइव इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिलेगा। जीएस, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, सीसैट अनअकैडमी पे यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 20% डिस्काउंट। साथ के साथ नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 13 अप्रैल से, आरंभ बैच, ऑल्सो फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम में 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है बाय श्रीराम आईएएस अनअकैडमी पे ही। हमारा नया ऑफलाइन का प्रोग्राम भी 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है शाम को 5 से 7:30। तो ऑफलाइन में सब्सक्राइब करने के लिए आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। 20% तो मिलेगा ही मुदत गुप्ता यूज करने पे, साथ में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ऑल्सो अब ऑफलाइन के बैचेस जो हैं ऑप्शनल के बैचेस ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। अगले लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करिए फॉर पीडीएफ। लेट्स क्रैक इट।